अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी डिज़ीज़ को, वो है गाउट डिज़ीज़। आप सभी को पता है कि ये जो गाउट डिज़ीज़ है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि बॉन्ड से रिलेटेड है, जिसका दूसरा नाम है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। अब गाउट डिज़ीज़ में ये चीज़ तो है, इट्स द टाइप ऑफ आर्थराइटिस ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द बोन इन द ब्लड। आपको पता है कि जैसे ही कोई टेस्ट वगैरह करवाया जाता है तो ब्लड सैंपल लिया जाता है, लेकिन ऐसी बीमारी गाउट डिजीज़ में ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की तादाद आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जिसके हम यूरिसीमा बोलते हैं, मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। अच्छा, इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है? जैसे कि अगर आपको ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा नज़र आ जाए तो जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको एक्यूमुलेट होते नज़र आएंगे। ठीक है, पेशेंट को शदीद सूर होगा, इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाएगा। दिस काज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स टू फॉर्म इन द जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल यूरिक एसिड के छोटे छोटे टुकड़े एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। And the patient will experience severe pain, inflammation, redness and limited mobility। अच्छा, ऐसे होने से पेशेंट को जो शदीद पेन होगा, ना सिर्फ पेन लेकिन सोजन भी होगी और लाल कलर के निशानात आ जाएंगे जो कि इन्फ्लामेशन की साइन है। और हरकत जो कि मूवेबल जॉइंट्स हैं वो इमोबिलिटी हो जाएगी, मोबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और कि पेशेंट को दिक्कत हो पाएगा हिलाने में, हाथ हिलाने में वगैरह करने में, क्योंकि ये यूरिक एसिड जो कि स्पेस था वो अभी स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है, तो कोई स्पेस है नहीं जहाँ पे मोबिलिटी हो पाए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या चीज़ याद करने के हैं? द पेशेंट हैज़ इश्यूज विद हाई यूरिक एसिड लेवल्स इन बॉडी। बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये पेशेंट को दिक्कत होगा। द पेशेंट इज प्रोड्यूसिंग टू मच यूरिक एसिड आर नॉट एक्सक्रीटिंग इट एबनॉर्मली। अब यूरिक एसिड इंक्रीज होने के दो वजूहत हैं, या तो भाई यूरिक एसिड टू मच प्रोडक्शन हो रहा है या तो एक्सक्रीट नहीं हो रहा। चलो ठीक है, जो टू मच एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉरी जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके भी कुछ वजूहत ये हैं कि भाई प्यूरिन रिच फूड है या यूरिक एसिड रिच फूड पेशेंट खा रहा है, या कोई कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है। अच्छा, नॉट स्किन का मसला ये है कि किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना। जिससे यूरिक किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगा तो किडनी क्या करेगा, किडनी के अंदर वाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, फिल्ट्रेशन वाली काम। अगर फिल्ट्रेशन वाला काम ये डिसेबल हो जाएगा तो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो एज अ रिजल्ट दोनों में ही यूरिक एसिड की तादाद बढ़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, शार्प नीडल लाइक यूरिक क्रिस्टल फॉर्म अराउंड द जॉइंट्स। जॉइंट्स की सराउंडिंग यूरिक क्रिस्टल इस तरह होंगे जैसे कि शार्प नीडल स्टिक। अब ये शार्प नीडल स्टिक का क्या मतलब है कि पेशेंट इस हद तक सीवियर काज कर सकता है। काजिंग क्या काज कर सकते हैं? इन्फ्लामेशन मीन इंटेंस इन्फ्लामेशन अलॉन्ग द पेन एंड रेडनेस, दर्द महसूस होगा और रेडनेस वगैरह आ जाएगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से। इट टेंड्स टू मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द बिग टॉय। ठीक है, ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली कहाँ पे ये अफेक्टेड पार्ट है? जिस बिग टॉय के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यू तो आ सकता है कि भाई गाउट डिजीज जो अफेक्ट करता है ज़्यादातर कहाँ पे? द करेक्ट एमसीक्यू इज बिग टॉय, बट कैन अफेक्ट द पर, लेकिन हर जगह कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो टारगेट है वो बिग टॉय है। कहाँ कहाँ पे? और उनके अलावा फिंगर्स, एल्बो, नी, स्मॉल टॉय, रिस्ट। ठीक है, ये तमाम से जो लोकेशंस हैं इस पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन जो कि उनके टारगेट होगा वह बिग टॉय होगा। अच्छा, अब यूरिक एसिड जो कि हम पढ़ के तो आए हैं, यूरिक एसिड का जो इनकी प्रोडक्शन वो का एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यूरिक एसिड है क्या चीज़? यूरिक एसिड इज द वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटेड फ्रॉम प्यूरिन ब्रेकडाउन ड्यूरिंग डाइजेशन। जैसे कि हम ऐसे फूड, पेशेंट ऐसे खाना वगैरह खाता है जो कि प्यूरिन रिच फूड है, जैसे प्यूरिन की डाइजेशन हो जाएगी तो उनका जो बाय प्रोडक्ट है वो बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे वो यूरिक एसिड ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है तो किडनी उनको फिल्टर करता है, यूरिन के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। द किडनी प्लेज ए रोल इन कीपिंग यूरिक एसिड लेवल्स विद इन नॉर्मल रेंज। ये किडनी का ही काम है जो कि यूरिक एसिड को नॉर्मल रेंज में रखता है। कुछ क्योंकि तमाम से ज़ाहिर सी बात है बॉडी को भी यूरिक एसिड चाहिए और जो बाय प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तमाम से चीज़ उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। देयरफॉर इफ द किडनीज आर डैमेज्ड देयर इज द हाई रिस्क ऑफ यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीजिंग। एंड केस किडनी प्रॉब्लम हो गया, किडनी डैमेज्ड हो गए, तो किडनी अपनी फिल्ट्रेशन वाले की एबिलिटी कहाँ पे लाएगा?
तो ये अगर फिर किडनी एबनॉर्मलिटी हो गया तो एज ए रिजल्ट यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे और ब्लड के अंदर उनकी एक्यूमुलेशन हो पाएगा। अच्छा, ये तो था भाई प्यूरिन रिच फूड। अब प्यूरिन है क्या? भाई प्यूरिन इज ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए इन आवर बॉडी। फूड्स दैट आर रिच इन प्यूरिन। अच्छा, जो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाली जो चीज़ है दिट्स कॉल्ड द प्यूरिन। ठीक है, अब कौन से फूड हैं पता तो चले भाई, फूड कैटेगरी का तो पता चले भाई इसमें प्यूरिन है तो पेशेंट को बताएं कि भाई ये फूड ना खाएं, तो वो हैं ये। याद रखना कि इंटरनल ऑर्गन्स मीट्स हैं, जैसे कि कलेजा हो गया, गुर्दा हो गया, स्वीट ब्रेड्स, थाइमस, पेनक्रियाज, ये तमाम से जो इंटरनल जो अज़ा हैं इसमें प्यूरिन पाया जाता है। और जैसे कि ये किसी जानवर का जो गोश्त की नमा के तौर पे भेजा जाता है तो ये यूज़ होता है खाने में। तो आप पेशेंट को बोलो कि ये तमाम से चीज़ को गुरेज करें, ठीक है, ना खाए तो अच्छा है। अच्छा, अदर रेड मीट्स, ठीक है, अल्कोहल ये भी नहीं खाना, सी फूड, शरम्प, एस्केलोप्स, ठीक है, सार्डिन्स या एनकोव्स, ये तमाम से जो गोश्त वगैरह हैं, तमाम से जो फूड वगैरह कैटेगरीज ये लिस्टेड हैं इस कंट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग गाउट डिजीज़, ये नहीं खाना है। ये एज अ नर्स आप पेशेंट को टीच करो। काज क्या हो सकता है? काज ये हो सकता है कि भाई प्यूरिन रिच फूड का ज़्यादा खाना, ठीक है, हाई कंजम्पशन ऑफ प्यूरिन रिच फूड, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन हो गया तो जैसे कि यूरिक एसिड को ज़ाहिर सी बात है बाहर निकालने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही हाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, ज़ाहिर सी बात यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओवरवेट, याद रखना, ओवरवेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूरिक एसिड। वेट बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, वेट कम होगा तो यूरिक एसिड कम होगा। फिजिकल स्ट्रेस ऑन द बॉडी, जो कि फिजिकल स्ट्रेस वगैरह है, जिस्मानी कमजोरी वगैरह है या जहन में दबाव वगैरह है, ये तमाम सी चीज़ जो कि रिलेट करते हैं इंक्रीज इन यूरिक एसिड। तो फिजिकल स्ट्रेस के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करवाना चाहिए। आप उनको बोलो कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज तो करो। किडनी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किडनी प्रॉब्लम्स का करता है भाई, फिल्ट्रेशन एबिलिटी कम हो जाती है। तो ये फिल्ट्रेशन कम हो पाएगा तो यूरिक एसिड भी नहीं निकल जाएगा। कुछ मेडिकेशन थे, वो मेडिकेशन की वजह से भी यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग गाउट। ये मेडिकेशन इज़ नॉट अलाउड, जैसे कि एस्प्रिन है इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, नियासिन है ये भी नहीं देना, साइक्लोस्पोरिन जो कि इम्यूनोसप्रेसर है, उनके अलावा लूप और थायराइड डायरेटिक्स हैं। ये इसलिए क्योंकि जो भी थायरोटिक्स हैं ये फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, जैसे फ्लूइड को बाहर निकालते हैं तो डिहाइड्रेशन काज कर सकते हैं। ठीक है, अब दो किस्म के हैं, अकसाम के हैं हमारे पास गाउट। एक है एक्यूट गाउट अटैक्स, दूसरा है क्रोनिक गाउट अटैक्स। याद रखना कि एक्यूट और क्रोनिक डिपेंड करता है कि ये गाउट कितने अरसे तक चलता है, कितना टाइम ड्यूरेशन तक चलता है। हो सकता है वो फ्यू मिनट्स तक चले या कई दिनों तक। हैपन रेंडमली में ओनली हैपन ए फ्यू मिनट्स एंड लास्ट 1-2 वीक। कुछ मिनट्स के लिए भी चल सकता है तो कई दिनों के लिए भी ये चल सकता है। स्टार्ट आउट इन बिग टोए, इनका टारगेट क्या होगा भाई? बिग टोए होगा। मे आल्सो अफेक्ट, उनके अलावा कहाँ हो सकता है? फिंगर्स, एल्बो, रिस्ट, नीज, हील एंड टॉयस। ये तमाम सारे याद रखना है, लेकिन बिग टोए कभी ना बोलिए। अच्छा, स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन ज्वाइंट। जो अफेक्टेड ज्वाइंट है वहाँ पे पेन भी होगा, रेडनेस भी होगा और स्वेलिंग होगा। एज डी प्रोग्रेस, जैसे दिन बढ़ता जाएगा, शाम होता जाएगा, द पेन इंटेंसीफाइज, तो पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, सीवियर पेन हो जाएगा। एंड द पेन में हैव ज्वाइंट स्टिफनेस, ठीक है, पेशेंट को ज्वाइंट स्टिफनेस वहाँ पे सख्ती हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। द अफेक्टेड एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव, जहाँ पे अफेक्टेड जो एरिया है वो नाजुक होगा और स्लाइटेड जो प्रेशर है वो भी एक इंटेंस पेन काज कर सकता है। ये है एक्यूट गाउट अटैक्स। नेक्स्ट वन इज क्रोनिक अटैक। Joints become permanently damaged because urate crystals start to form collect together in large mass called tophi। ये बोल रहे हैं कि कई महीनों तक भी चल सकता है और एज ए रिजल्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड जो कि क्रिस्टल की सूरत में कलेक्ट हो सकता है। इसी मास को हम बोलते हैं टोफाई। अब टोफाई की डेफिनेशन क्या है? टोफाई आर वाइट येलोविश नोड्यूल्स दैट कैन बी फाउंड अंडर द स्किन ऑन द हेलेक्स, ईयर, एल्बोस, फिंगर्स, टॉयज। ये मतलब हेलेक्स जो टोफा है ना वो वाइट सफ़ेद कलर का होंगे या तो येलोश कलर होंगे, जिससे कि सिस्ट होता है ना वो सिस्ट की सूरत में होगा अंडर स्किन। हो सकता है जैसे कि कान के में अगर कोई वो सिस्ट होगा तो वो हेलेक्स ईयर बोलेगा, कहलाएगा। ये जो सिस्ट है ये एल्बो तक भी हो सकता है, फिंगर में भी हो सकता है, टोय में भी हो सकता है।
टोफाई एक्चुअली नोड्यूल्स हैं, सिस्ट हैं जो कि येलोइश और वाइट क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के। ठीक है भाई, ये तमाम चीज़ें हैं, ये क्रॉनिक अटैक्स में बनेंगे। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकता है? असेस फॉर हिस्ट्री ऑफ गाउट, आप उनसे पूछिए फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसा खाना तो नहीं खा रहा, या ये कभी खा रहा, या ये जो प्रॉब्लम है ये कब से है। कोल्ड इन वार्म कंप्रेसेस, उनको आप कंप्रेस करें भाई, कभी ठंडे, कभी कोई चीज़ ठंडा दें, कभी गर्माश वगैरह दें, ताकि वो भी काबिल बर्दाश्त, ठीक है, इतना ना तो वो आप उनको हार्ट वगैरह दे दो या कोल्ड वगैरह दे दो, वो बर्दाश्त भी ना कर सकें। इफ़ गाउट इज़ प्रेजेंट, अगर गाउट है तो ये असेस इवेंट्स लीडिंग अप टू फेलियर अप, तो ये चीज़ देखें कौन सी फेलियर अप का ये मतलब है कि कोई सोजन तो नहीं हो रहा, ठीक है। एजुकेट करें पेशेंट को कि लो प्यूरिन डाइट एंड टू अवॉइड फूड्स रिच इन प्यूरिन, वो खाना वगैरह खाएं जो जिनके साथ प्यूरिन वगैरह बहुत कम है, या ये चीज़ वगैरह ना खाएं जैसे कि इंटरनल आर्गन से किडनीज या लिवर वगैरह हो गया, रेड मीट्स हो गए, ठीक है, सी फूड अल्कोहल वगैरह तमाम से चीज़ ना खाएं तो अच्छा है। स्टे हाइड्रेटेड, उनको पानी वगैरह के लिए आप उनको तवज्जो दिलाएं ताकि 2 to 3 लीटर्स पर डे इस्तेमाल करें। ऐसे होने से क्या हो सकता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट हो सकता है। अनलेस कंट्राइंडिकेटेड का ये मतलब है कि जब तक ज़रूरत ज़्यादा ना हो जाए तब तक आप उनको दें। बेड रेस्ट दे दो ताकि वो पेशेंट को उनकी जो अफेक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कंफर्ट और रिलैक्स फील करें। इन फुट बोर्ड आर क्रिएटेड टू कीप एरिया फ्रॉम प्रेशर, बेड लाइन्स एंड एक्सीडेंट बम्प्स वगैरह, उनको बोलें कि वेट लॉस करें, जैसे कि वेट लॉस करेगा तो यूरिक एसिड भी लॉस हो जाएगा, ठीक है, जिनकी एजुकेशन में गया। अच्छा, ये अब ख़त्म हो गया हमारा गाउट डिजीज़ है। पेजेस डिजीज़ है, ये पेजेस डिजीज़ का मसला ये है कि ये बोन्स को अफेक्ट कर सकता है, एज ए रिजल्ट बोन फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, पेजेस डिजीज़ ये बता रहे हैं कि भाई जो पेशेंट का जो बोन है वो बोन में 2 सेल्स ज़्यादातर काम करते हैं, एक ओस्टियोब्लास्ट जो कि सेल को बनाता है, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट जो कि सेल को डिजर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनकी जो एक्टिविटी वो इम्बेलेंस हो जाती है, ठीक है। तो वो इम्बेलेंस कैसे स्टडी करेंगे कि पेजेस डिजीज़ ओस्टियोइटिस डिफॉर्म्स का दूसरा नाम है डिसऑर्डर ऑफ लोकलाइज रैपिड बोन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये है कि बोन की फॉर्मेशन कंटिन्यूस हो रही है लेकिन वो भी एबनॉर्मल। मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द स्कल, वो कौन से पार्ट हैं, स्कल हो गया, फीमर हो गया, टिबिया, पेल्विक बोन से वर्टिब्रे, तमाम से जो कि लोकेशन जो कि एग्जिस्टेड हैं, लिस्टेड हैं, ये तमाम से अफेक्टेड हो सकता है पेजेस डिजीज से। उनके पेक्टोफेरा कुछ इस तरह है कि प्राइमरी प्रोलिफरेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट्स विच प्रोड्यूस बोन रिजॉर्प्शन। प्रोलिफरेशन मतलब का ये है कि भाई प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट बढ़ता जाएगा तो जाहिर से ओस्टियोक्लास्ट का क्या मतलब ब्रेक डाउन ऑफ बोन करता है, तो ये बोन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे कि ओल्ड बोन खत्म हो जाएंगे, ओल्ड बोन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो न्यू बोन बनेगा, फॉलोड बाई कंपनसेटरी इंक्रीज इन ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। ये एक दूसरे के पीछे हैं, जैसे कि ओस्टियोक्लास्टिक अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, वो जैसे कि पुराने बोन वगैरह हो गए उनको डिजॉल्व करेगा तो नए बोन बनाने के लिए ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी रिप्लेस हो जाएगा। एज बोन टर्नओवर कंटिन्यू, जैसे कि ये एक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, कभी ओस्टियोक्लास्टिक की एक्टिविटी है, कभी ओस्टियोब्लास्टिक की एक्टिविटी है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। एक क्लासिक मोज़ाइक डिसऑर्गेनाइज पैटर्न, तो ये इम्बेलेंस हो जाता है। इम्बेलेंस का मतलब ये है कि आप ओस्टियोब्लास्टिक की एक्टिविटी कम हो जाए और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। जैसे ओस्टियोक्लास्टस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा तो बोन की डिफॉर्मेशन अधिक हो जाएगी, ठीक है, रिजॉर्प्शन हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो बोन फ्रैक्चर की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल बोइंग ऑफ द लेग्स मतलब कि वो लीन हो जाएंगे, फ्रैक्चर की तरफ हो जाएंगे, काज मेलिग्नेंट ऑफ द हिप, नी एंड एंकल जॉइंट, जो कि हाईली मूवेबल जो जॉइंट हैं वो अफेक्टेड हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड बैक एंड जॉइंट पेन, तो आर्थराइटिस भी जन्म ले सकता है और बैक भी जन्म ले सकता है, जैसे कि पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अफेक्ट हो सकते हैं, और जॉइंट पेन वगैरह है, ये है भाई पेजेस डिजीज। ये साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं पेजेस डिजीज में? भाई पेन हो सकता है, डिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि भाई बोइंग ऑफ फीमर टिबिया, इनलार्जमेंट ऑफ स्कल, डिफॉर्मिटी पहले वगैरह, ये तमाम एबनॉर्मलिटी हैं जो कि बोइंग हो जाए, लीन हो जाए, फ्रैक्चर वगैरह, मतलब कि उनकी स्ट्रेटनेस है वो किसी कर्व स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, फ्रैक्चर भी हो सकता है, आर्थराइटिस भी हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या चीज़ देखना है कि भाई अगर पेन है तो आप एनाल्जेसिक दे दो, ठीक है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन, गेट प्रॉब्लम इज मैनेज विथ वॉकिंग एड्स, जैसे कि मैंने
असिस्टिव डिवाइस का इस्तेमाल किया, एक वीडियो बनाया, वॉक कर अच्छे से, कैन वगैरह तमाम से चीज़ करना है, या शोल्डर लिफ्ट वगैरह है, ठीक है, फिज़िकल थेरापी है, ये तमाम से जो चीज़ें हैं उनको हेल्प करते हैं प्रिवेंशन करने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर फॉल, कोई गिर जाता है तो उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर वगैरह लेना है। वेट इज़ कंट्रोल्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस, जिससे वेट को लॉस करेंगे तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा और स्ट्रेस वगैरह भी कम हो जाएगा। विटामिन डी एंड कैल्शियम डाइट वगैरह रिच देना है, ताकि जो बोन के जो डेंसिटी है वो स्ट्रांग हो जाए। यह मैनेजमेंट था। तो इस लेक्चर को यहीं वेट करते हैं। जो हमारे पास दो हमने डिजीज डिस्कस किया, एक गाउट, ठीक है, दूसरा था पेज डिजीज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।